सो फ्रेंड्स, ईएमआई और ईएमसी जो टॉपिक है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझने में इसलिए हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो हम उसको रिलेट नहीं कर पाते और उसकी जो फीलिंग है ना वो नहीं आ पाती है। तो इसलिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल सेशन इस ट्यूटोरियल में रखे हैं जिससे मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आती है और उसका क्या सॉल्यूशन है और आप खुद उसको एक्चुअल में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं। इस प्रोडक्ट पे एक बार लेके आते हैं अपन। इस प्रोडक्ट में आप देखो कि ये इसका सर्किट है और इस सर्किट के ऊपर इन्होंने एक शील्डिंग दी है, एक मेटल की शील्डिंग दी है। मैं इसको शायद निकाल भी सकता हूँ। देखो ये शील्डिंग दी है और इसके नीचे भी शील्डिंग दी है और इसको पूरा इससे प्रोटेक्टेड रखा है। तो ये क्यों दिया हुआ है? ये प्रकार की शील्डिंग है। शील्डिंग से क्या होता है कि ना तो ये जो है इमिट कर पाएगी बाहर और बाकी जो प्रोडक्ट्स है उसको अफेक्ट कर पाएगी, मतलब ईएमसी कंप्लाइंस हो गई। दूसरी बात यह है कि ये खुद भी अफेक्ट नहीं होगी बाकी के जो सर्किट्स है उससे। तो ये एक मेटल शील्डिंग का एग्जांपल है और ये ईएमआई और ईएमसी के लिए ही किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आप यहाँ पे सामने सामने अपने देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर आप भी कोई ऐसी डिवाइस है जो ईएमआई और ईएमसी कंप्लेंट करना है, ईएमआई से बचाना है, तो इस टाइप की शील्डिंग आप उसको यूज़ कर रहे होंगे। इन्होंने पूरे सर्किट में इस टाइप की जो है यूज़ की हुई है। कुछ सर्किट में आप देखेंगे कि एक स्मॉल पार्ट जो सेंसिटिव पार्ट रहता है उसी पे ही वो शील्डिंग करते हैं, पर इस पे इन्होंने पूरे के पूरे पार्ट में जो है शील्डिंग यहाँ पे कर दी है क्योंकि बहुत ही लो वोल्टेज को मेजरमेंट यहाँ पे इसको करना था। अब नेक्स्ट मैं आपको जो है कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा। ये मैं आपको ये चार्जर है ये दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम ईएमआई और ईएमसी के कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये देखो ये 230 वोल्ट एसी आ रही है और ये यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी आ रही है। ये बेसिकली बैटरी चार्जर का सर्किट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 230 वोल्ट आ रही है तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे एक जो है चौक कोयल लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं, चौक कोयल देख रहे हैं यहाँ पे। और इसके बारे में भी सर्किट में और एक्सप्लेन अभी आपको करूँगा। इसके बाद यहाँ पे एक वेरिस्टर लगा हुआ है, फिर अगेन यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये भी ईएमआई और जो नॉइज़ है उससे बचाने के लिए सर्किट को है, क्योंकि क्या है कि ये जो 230 वोल्ट एसी ले रहा है पर साथ में इसमें स्विचिंग होती है सर्किट में, और ये स्विचिंग की वजह से जो है बाकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई 230 वोल्ट एसी में अगर किसी कारण से प्रॉब्लम आती है, उसकी ईएमआई को यहाँ से वो सप्रेस करके वो आगे क्लीन मुझको 230 वोल्ट एसी मिल रही है जिससे कि ये बैटरी चार्जर मेरा प्रॉपर्ली वर्क कर सके। नेक्स्ट मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। तो एक तो आपने ये समझा मेनली ईएमआई के जो कंपोनेंट्स है, सप्रेशन कंपोनेंट, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप जो है नेक्स्ट जो आप देखेंगे यहाँ पे वो ये सर्किट देखेंगे। तो ये सर्किट में देखो ये वाला जो पार्ट था वो एसी वाला पार्ट था और जिसमें एसी वोल्टेज है, और यहाँ पे उसको डीसी वोल्टेज और कंट्रोलिंग है। तो ये जो है डिजिटल पार्ट है और ये इसका जो है एक हाईली कॉम्प्लेक्स एसी वाला है जिसमें स्विचिंग भी हो रही है और जो इसको नॉइस से इसको अफेक्ट कर सकता है और डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे एक सेपरेशन जानबूझ के रखा गया है, एक डिस्टेंस रखी गई है जिससे कि यहाँ की जो ईएमआई है वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर सके। तो इस टाइप से यहाँ पे आप सर्किट इसको देख रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने एसएमडी कंपोनेंट्स ज़्यादा यूज़ करे हैं। बैक साइड में आप देख रहे हो, क्योंकि एसएमडी कंपोनेंट है वो कम ईएमआई निकालते हैं और मतलब ज़्यादा ईएमसी कॉम्प्लाइंट होते हैं। पर जो पावर वाले जो कंपोनेंट है वो तो उनको थ्रू होल ही यूज़ करने पड़ेंगे जो हायर वॉट रेटिंग के है। बट जनरली जो पूरा सर्किट जो बनाया गया है वो एसएमडी कंपोनेंट से यहाँ पे इन्होंने बनाया है। तो ये हमने थोड़ा इसके बारे में जाना। नेक्स्ट मैं आपको जो है ले चलता हूँ इस पैनल की ओर। ये पैनल है हमारा, ये पूरा पैनल देख रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जो है ये इसको बनाते हैं इस पूरे पैनल को, और हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसके अंदर वो भी हम लोग बनाते हैं। अभी हमने ये इंस्ट्रूमेंट बना के हमने एक बार असम भेजा था और वहाँ से हमको फ़ोन आया था कि आप जब हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है, डिस्प्ले बार बार हैंग हो रही है। पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं थी तो हमने उसको भेज दिया।
पर अभी वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी, और उन्होंने बोला कि इतनी दूर से हम इंस्ट्रूमेंट आपको भेज नहीं सकते, और हमको बहुत टाइम की प्रॉब्लम है, ये है वो है, काफ़ी हमको जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो फिर हमने इसमें नेट पे देखा, चीज़ों को समझा, और फिर मालूम पड़ा कि इसको जो सॉल्यूशन है हैंग का, वो EMI का था। तो अब वो क्या थी एग्जैक्ट प्रॉब्लम, कैसे ये प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ हैंग होते हुए, और क्या इसका सॉल्यूशन है वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक पावर एनालाइज़र है, और ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इसके बटन है। मतलब यहाँ से मैं वोल्टेज इंक्रीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएक है। तो ये जो वेरिएक होता है बेसिकली वो हैंड ऑपरेटेड होता है वेरिएक, जिसको अपन हैंड से घुमाते हैं। पर ये जो वेरिएक है वो मोटर ऑपरेटेड है। आप नहीं चाहते कि बाय हैंड यहाँ पे घुमाएं इसको, आप दूर से एट अ डिस्टेंस आप चलाना चाहते हैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ बटन से, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इसका कंट्रोल है यहाँ पे रहेगा, और ये जो है मोटर के थ्रू ये कंट्रोल इसको वेरिएक करेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका सर्किट क्या है वो मैं अभी थोड़ा और बताता हूँ इसमें। पर अभी मोटा मोटा आप देख रहे हो कि ये इसमें मोटर के कंट्रोल के तार यहाँ से जा रहे हैं। ये आपकी मोटर है। इस मोटर के बेसिकली 3 वायर्स होते हैं। तो एक तो होता है न्यूट्रल, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है न्यूट्रल जो इस मोटर में जा रहा है, जो कि वाइट कलर का है। फिर इसके बाद में है एक रेड और ब्लू, ठीक है। अगर आपको न्यूट्रल तो देना है वाइट को, एक कॉइल को तो आपने दे ही दिया। अगर आपने रेड को दी तो ये फॉरवर्ड घूमेगी। अगर आपने लाइन जो है वो ब्लू वाले को दी, मतलब इस एंड को दी, दूसरे एंड को दी, तो ये रिवर्स घूमेगी, ठीक है। तो ये सिंक्रोनस मोटर का सिंपल फॉर्मेट है। और उसको ऑपरेट करने के लिए मेरे पास में यहाँ पे कीज़ है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इंक्रीज़ डिक्रीज़ बटन करके। तो उसको मैं इंक्रीज़ करूँगा यहाँ से, तो और यहाँ पे भी एक बार आप फोकस करते हैं कि जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये रोटेट कर रही है, नीचे जो है ये रोटेट कर रही है, ठीक है। और जब मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये वापस आ रही है, और जब मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये आगे जा रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे फोकस करो, डिस्प्ले पे फोकस करो, ठीक है। अब इस डिस्प्ले पे फोकस करता हूँ मैं, और मैं इसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ। हाँ, ये देखा आपने, ये इंस्ट्रूमेंट हैंग हो गया, फिर से ये रीस्टार्ट हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम हमारे कस्टमर को आ रही थी, और उसकी वजह से हमको एक प्रेशर था इसको कैसे ठीक करना है, कि अगर कैसे भी उसको यूज़ करें, डिक्रीज़ इंक्रीज़ करें, पर ये सिस्टम आपका हैंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बार आप यहाँ पे आ जाऊँ, इस इंस्ट्रूमेंट को मैं एक बार ओपन करके शो करता हूँ। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से दिखाओ। ये इंक्रीज डिक्रीज है। ठीक है, यहाँ से अंदर से दिखाओ। इसमें आप देख रहे हैं, एक तो मेन पीसीबी देख रहे हो आप, और ये इंक्रीज डिक्रीज जो बटन है इसका सर्किट देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज के बटन की वायरिंग्स भी है यहाँ पे, और जो मेन जो पीसीबी है उसकी वायरिंग देख रहे हो। और इसको प्रेस करने से ये मेन जो पीसीबी है वो वेरी हो रही है। मतलब आप लोकेशन देखो, बटन जो है ना उसकी लोकेशन देखो, इंक्रीज डिक्रीज जो बटन है उसकी लोकेशन देख रहे हो, और मेन पीसीबी लोकेशन आप देख रहे हो, जो कि एक डिस्टेंस पर है। अब मैं आपको इस बोर्ड पे समझाता हूँ मैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे क्या है कि एक सिंक्रोनस मोटर है, और उस सिंक्रोनस मोटर में एक तो न्यूट्रल सप्लाई जानी है, और एक आपकी यहाँ पे 2 सप्लाई जानी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो है डिक्रीज़ है, और ये है इंक्रीज़। ये एक बटन है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट 2 पॉइंट्स के बीच में बनाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो लाइन है वो आपको यहाँ लगानी है, और जो न्यूट्रल है आपको वो यहाँ लगानी है, और ये जो लाइन है वो आपको यहाँ लगानी है, ठीक है। अब इसके बाद में आपने क्या किया कि ये जो वायर है वो आपने कनेक्ट करना है यहाँ पे, और ये जो वायर है ये करना है आपको यहाँ पे। ये मान लीजिए इंक्रीज़ का है, और ये आपका डिक्रीज़ का है, ठीक है।
अब EMI क्यों जनरेट हुई, क्या हुआ इसमें एग्जैक्टली हम समझते हैं। देखो लाइन है, ये न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल तो मिल ही रहा है मोटर को। अब अगर मैंने ये वाला बटन प्रेस किया तो क्या होगा कि ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे लाइन पहुँच जाएगी और ये लाइन पहुँच के ये इस वाली जो कॉइल है इसको ये सप्लाई दे देगी और जो आपकी मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम जाएगी। अगर मैंने डिक्रीज़ वाला बटन प्रेस किया यहाँ पे तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और लाइन जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगी और डिक्रीज़ वाला एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई मिल जाएगी इस वाली कॉइल को और ये जो है रिवर्स डायरेक्शन में मोटर हो जाएगी, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब चीज़ तो हो गई, पर अब बात यह है कि ये हैंग क्यों हुआ। यहाँ पे एक पीसीबी है जो कि एनालाइज़र की पीसीबी है और ये क्यों हैंग हुआ, ये फ्रंट में डिस्प्ले है उसको ये रन करा रही है। ठीक है, पर ये सिस्टम अपना क्यों हैंग हुआ वो समझते हैं। अभी हुआ क्या है यहाँ पे कि ये क्या है, एक मोटर है और मोटर क्या होती है, एक इंडक्टिव लोड होती है, ये आपको पता है। अब होता क्या है कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि कुछ भी अगर इसमें चेंज आता है उसको ये रेजिस्ट करती है। अभी क्या है कि आपने मोटर इसमें नहीं चला रखी है और जैसे आप बटन दबाएंगे तो ये इसको करंट लेगी, तो जो मोटर अभी जो जीरो पोजीशन पे है वो रोटेट कर रही है, तो यहाँ से करंट जा रहा है तो इस करंट को वो रेजिस्ट करेगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वो जो करंट जब आप इसको बटन को प्रेस करेंगे तो एकदम से ये इसके कॉन्टैक्ट नहीं बनाएगी, कभी आप फिंगर्स आपकी थोड़ी बाउंस करेगी या फिर बटन बाउंस करेगा तो कभी इंक्रीज, कभी कांटेक्ट में आएगा, कभी कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो बेसिकली एक प्रकार का ये स्विच है, लाइन है और ये स्विच है एक प्रकार से। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो कभी कांटेक्ट में आ रहा होगा कुछ देर के लिए, कभी कांटेक्ट में नहीं आ रहा होगा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। अब जब ये एकदम पास में दो बटन आ जाते हैं और पास में एयर भी हो जाती है, एयर रहती है और दो मेटल की शीट एकदम पास में है और लाइन इसमें अपन दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इसकी एयर में भी जो है कंडक्ट करती है, स्पार्किंग भी हो जाती है। तो ये कई कारणों से, इंडक्टिव लोड के कारण से, स्पार्किंग के कारण से और ये बाउंसिंग के कारण जो है आपकी स्विचिंग हो रही है। स्विचिंग आपकी ऐसे नहीं कि लाइन एकदम सीधी मिल रही है, आपकी इस प्रकार की स्विचिंग हो रही है। ये जो स्विचिंग होती है ये इसकी हार्मोनिक्स होती है और इसकी हाई फ्रीक्वेंसी की हार्मोनिक होती है। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी की हार्मोनिक्स है वो आपके इस एनालाइज़र को, क्योंकि लाइन न्यूट्रल जो है इस एनालाइज़र को भी मिला हुआ है, पहली बात तो ये जो लाइन जा रही है इससे भी ये डिस्टर्बेंस आ सकता है और दूसरी बात ये जो EMI जनरेट हो रही है इससे ये थ्रू एयर और थ्रू नॉन कॉन्टैक्ट नॉन फिजिकल मीडियम से भी ये इसको डिस्टर्ब कर रही है। तो इसको हम कहते हैं रेडिएशन, EMI रेडिएशन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं EMI कंडक्टेंस हो रहा है जो कि वायर के थ्रू हो रहा है। तो इन सब को रोकने के लिए फिर हमने ये जो आपने चीज़ समझ ली, सारी बातें समझ ली, फिर हमने क्या किया, जो हमारी प्रॉब्लम थी हमारे कस्टमर की उसको लिए हमने उनको इस नंबर सर्किट दिया। ये इस नंबर सर्किट बना के दिया हमने उनको, ये रजिस्टर लगाया, ये कैपेसिटर लगाया, इन दोनों को हमने ऐसे करके जो है कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमने एक वेरिस्टर भी दिया। वेरिस्टर क्या करता है कि जब हाई वोल्टेज आती है तो उसको वो सप्रेस कर देता है। वेरिस्टर एक प्रकार का एक लो, जब हाई वोल्टेज मिलती है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और ये सारी की सारी जो हाई वोल्टेज है वो अपने थ्रू गुजारता है और बाकी जो सर्किट है उसको वो बचा देता है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये देखो आप, ये मैंने बना दिया, ऐसा कुछ बना दिया है इसका। ये हमने पीसीबी में बना के दिया था प्रॉपर, पर मैं आपको मोटा मोटा ऐसे बता रहा हूँ। ये मैंने इसको कनेक्शन कर दिया है इसको, फिर मैंने एक वायर यहाँ से लिया, एक वायर यहाँ से लिया, ये दो वायर मैंने लिए थे, एक वायर यहाँ से लिया, एक वायर यहाँ से लिया, और ये जो मान लो ए है, ये है मान लो बी। अगर मैं इसको यहाँ से बताऊँ, ये है कैपेसिटर मेरा, ये रजिस्टर है और ये मेरा एक वेरिस्टर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वेरिस्टर है, ये मेरा रजिस्टर है और ये मेरा कैपेसिटर है। अब ये दोनों एंड लिए मैंने और ये दोनों एंड मैंने यहाँ पे जो ये बटन है ना, यहाँ पे मैंने लगा दिए। ठीक है, तो आप समझो कि यहाँ पे ये बटन है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ और जब इसमें से जो नॉइज़ निकल रही है, ये मेरी जो है लाइन न्यूट्रल है, ये मेरी मोटर को जा रही है।
जब मैंने इसको प्रेस किया और जो भी नॉइज़ जो निकली है, वो जो नॉइज़ एक हाई फ्रिक्वेंसी की है, और आप जानते हैं हाई फ्रिक्वेंसी में कैपेसिटर कंडक्ट कर जाता है और लोअर पे कंडक्ट नहीं करता है। तो क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ है या फिर जो वोल्टेज जनरेट हो रही है हाई वोल्टेज, वो तो इस वेरिस्टर ने अपने में ऑब्जर्व कर लिया, और जो नॉइज़ जो जनरेट हो रही है वो इसके थ्रू जो एक आसान रास्ता मिला कैपेसिटर और रजिस्टर के थ्रू, ये इसको पास होके और इस पर रोटेट कर गई। अब जब मैंने इसको ऑन किया था, मोमेंटली 3 सेकंड का ही काम था, उस 3 सेकंड में 2 सेकंड में इसने इस करंट को यहाँ से पास ऑन कर दिया, इस पर एक लूप बना दिया, और इस लूप की वजह से जो है जो EMI जो निकल रही थी वो नहीं निकली, और जो यहाँ पे जो एक डिस्टर्बेंस आ रहा था वो डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने EMI और EMC के कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझे हैं, और ये आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने एक जो प्रॉब्लम थी EMI की विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर सॉल्व करी। तो ये हमको सर्किट में यूज़ करने होते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट हमने समझ में आया। शील्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे 2 सर्किट को सेपरेट रखा जा रहा है, जो कि एक EMI वाला नॉइज़ वाला सर्किट है। बेसिकली जो नॉइज़ पैदा हो रही है वो ना इस सर्किट को डिस्टर्ब करे, ना वो बाकी आसपास की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिस्टर्ब करे। तो इसके लिए तो यहाँ पे इन्होंने जो है ये लगाया है, एक सेपरेट दिया है डिजिटल वाला पार्ट, एनालॉग वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और यहाँ पे इन्होंने EMI के कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी हम इसकी अब थ्योरी कवर करेंगे, तो आप मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ पाएंगे।